नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तुषार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। और जिस चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विधायिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेटर। तो आइए हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हाँ तो दोस्तों, हमें इस चैप्टर में संसद के कार्य, उसकी शक्तियों के बारे में हमें पढ़ना है और कानून कैसे बनते हैं वो हमें पढ़ना है। लोकसभा राज्यसभा क्या होती हैं ये हमें पढ़ना है। और एक सदन, एक और द्विसदनीय विधायिका क्या होती है, एक सदन और दो सदन वाली विधायिका क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ना है। और संसदीय समितियां क्या होती हैं, इनके क्या काम करती हैं ये, वो हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हाँ तो दोस्तों, विधायिका विधायिका क्या होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कानून का निर्माण करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है। हम लोग विधायिका चुनते हैं। अब विधायिका दो तरह की होती है, एक होती है राष्ट्रीय विधायिका और एक होती है राज्य की विधायिका। राष्ट्रीय विधायिका जो नेशनल लेवल पे होती है और राज्यों की विधायिका जो स्टेट लेवल पे होती है। जो राज्य वाली विधायिका है उसमें संसद आते हैं और संसद के भी दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो राज्य वाली विधायिका है उसे हम कहते हैं विधानमंडल। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद ऐसे शब्द इसमें आते रहेंगे और आपको कंफ्यूज भी करेंगे। जब मैं 11th में था मुझे भी कंफ्यूज करे थे, लेकिन आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझना है और पढ़ना है। हाँ तो अब हम बात करते हैं दो सदनीय विधायिका क्या होती है। दो सदनीय विधायिका संविधान में राज्य को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प है। ऐसा क्या है, हमारे संविधान में दे रखा है कि जो राज्य हैं उन वो एक सदन वाली विधायिका और दो सदन वाली विधायिका भी चूज़ कर सकते हैं, उनको ऑप्शन है। भारत में हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन 7 राज्य उनमें से ऐसे हैं जिनके पास दो सदन वाली विधायिका है। दो सदन वाली विधायिका का अर्थ क्या होता है, जिन राज्यों में विधानमंडल में दो सदन होते हैं। दो सदन वाली विधायिका वही जो विधानमंडल होता है। विधानमंडल क्या होता है, हमारी विधायिका राज्य लेवल वाली विधायिका को हम विधानमंडल कहते हैं। तो उसके दो सदन होते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल में दो सदन होते हैं उन्हें द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। ठीक है। और ये जो दो सदनात्मक विधायिका होती है, दो सदन वाली जो विधायिका होती है उसे तो हम विधानमंडल कहते हैं। और उसके जो दो सदन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा तो पूरे 28 राज्यों में है, लेकिन जो विधान परिषद है ये सिर्फ 7 राज्यों में है। सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है। आइए देख लेते हैं हम कौन कौन से राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, खैर जम्मू कश्मीर को हम राज्य में अब नहीं गिनेंगे। जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गई है, यूनियन टेरिटरी अब जम्मू कश्मीर हो गई है हमारी। एक उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है। ये 7 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनमें दो सदन वाली विधायिका चलती है। चाहे इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, बस आपको याद होना चाहिए, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और अब हम पढ़ते हैं कि जो दो सदन वाली विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका है, इसका कुछ फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है इसका, हम ये देखते हैं। पहला, कार्यभार बढ़ जाता है, जो वर्क का बर्डन होता है वो बढ़ जाता है। अब मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल दूँ तो आप अपने चैनल का ही ले लिए। पहले इस चैनल पे राहुल सर पढ़ाते थे, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता था। फिर जैसे इस चैनल पे मैं आया तो उनके सर पे थोड़ा बर्डन कम हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। समाज के समस्त समूहों के लिए, मतलब सभी समूहों के लिए काम कर सकते हैं। एक सदन में लिया गया निर्णय दूसरे सदन में पुनर्विचार हो सकता है। मतलब पहले हमने विधानसभा में कोई निर्णय लिया, अगर वहाँ पर वो नहीं हुआ तो वो विधान परिषद में जो दूसरा वाला सदन है उसमें पुनर्विचार हो सकता है, दोबारा से इस पर विचार किए जा सकते हैं।
और प्रत्येक मुद्दे को 2 बार जांचने का अवसर मिल जाता है। कोई भी एक मुद्दा है, हम उसको 2 बार जांच सकते हैं कि उसमें क्या कमियां खामियां हैं। बस यही है। और ये आता है हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब देखिए, लोकसभा क्या होती है? इसे हम संसद का निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन हम इसे संसद का कहते हैं। और जो राज्यसभा होती है, इसे हम संसद का उच्च सदन कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इसमें हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, हम जाएंगे और वोट डालकर आ जाएंगे। लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो सांसद और राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। इसमें हम वोट नहीं करते, जो हमारे द्वारा चुने हुए नेता होते हैं ना, वो वोट करते हैं। लोकसभा की न्यूनतम उम्र है, लोकसभा की जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स, 25 साल। और राज्यसभा की जो न्यूनतम उम्र है वो है 30 साल, 30 ईयर्स। इसके सदस्य 552 होते हैं। वैसे संविधान में 552 दे रखे हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545 हैं। और ये मैं बता देता हूँ कि सदस्य कहाँ कहाँ से होते हैं। 530 जो होते हैं वो राज्यों के निर्वाचन से होते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, राज्यों से होते हैं। और 13 होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे। और जो 2 होते हैं, ये 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। जो एंग्लो इंडियन वाला, आंग्ल भारतीय वाला जो सिस्टम है, ये अंग्रेज़ लाए थे कि कुछ बाकी इंडियंस होंगे तो 1-2 ब्रिटिश से भी होंगे, ये वाला ऐसा सिस्टम था कुछ। और इसके जो राज्यसभा के जो सदस्य की मैं बात करूं, तो इसमें 250 सदस्य होते हैं, 250। और जिसमें से 238 होते हैं राज्य और यूटी के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्य हैं हमारे और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके एमएलए मतलब विधायक द्वारा चुने जाते हैं। क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट वोटिंग थोड़ी करते हैं, इसमें हमारे द्वारा चुने गए नेता वोट करते हैं। और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति चुनता है उन्हें। कहाँ से होते हैं वो? कला के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता हो सकते हैं वो। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जो सनी देओल जी हैं, गौतम गंभीर जी हैं, ये कलाकार ही हैं, खेल जगत से लिए गए हैं ये। तो यही है बस। और लोकसभा की हम बात करें, लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा कैसे भंग हो जाती है? जैसे मान लिए किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कोई एक्स पार्टी है तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? वो वाई या जेड पार्टी के साथ अपना कोलिशन करेगा, मतलब उसके साथ गठबंधन जोड़ेगा। तो फिर बाद सभी पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, हो सकता है बाद में वो पार्टी ना भी चल पाए, तो फिर वो अपना बहुमत वापस ले लें और लोकसभा भंग हो जाए, गिर जाए। कार्यकाल 5 साल का इसका होता है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल का तो कार्यकाल होता है, लेकिन हर 2-2 साल बाद 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कानून का निर्माण किस तरह होता है। हमने सुना होगा कि कानून बनता है, लेकिन कानून किस तरह बनता है ये हम सुनते हैं। कानून निर्माण से पहले कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कानून बनने से पहले उसे कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। कानून बनने से पहले प्रारूप लाया जाता है, जिसे विधेयक कहते हैं। हम सबको पता है कि जो कानून होता है ना, वो पहले कानून नहीं होता, उसे पहले हम विधेयक कहते हैं। कानूनों कब बनता है? जब वो दोनों सदनों में पास हो जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब वो पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे देता है, मतलब अपने सिग्नेचर कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। और विधेयक के प्रकार, विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, जिसको कोई मंत्री लाता है संसद में, और एक निजी सदस्यों के विधेयक। निजी सदस्य क्या मतलब? वो मंत्री तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एमपी ज़रूर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, वो सांसद है, वो विधेयक ला सकता है। वो वित्त विधेयक होता है और गैर वित्त विधेयक भी होते हैं। एक तो सामान्य विधेयक होते हैं, किसी चीज़ को हमें कानून लागू करना हो, और एक संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, हमें अगर संविधान में बदलाव करना है तो हम इन विधेयकों का इस्तेमाल करते हैं।
संसद में विधेयक लाने से पहले उसकी उपयोगिता और उद्देश्य पर विचार करते हैं। मतलब क्या जो भी हम संसद में विधेयक ला रहे हैं उससे क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्या वो यूज़लेस है या नहीं है, वो कुछ काम में आएगा, ये देखा जाता है, इस पर विचार विमर्श होते हैं। कानून बनने की प्रक्रिया हम देखते हैं। संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले लोकसभा में लाए फिर हम राज्यसभा में लाएंगे, हम किसी भी सदन से वो विधेयक उठा सकते हैं। उन मुद्दों पर संसदीय समितियों में चर्चा होती है। संसदीय समिति क्या होती है, ये हमारा लास्ट का टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। विधेयक पर मतदान होता है, एक सदन से पास होकर वो अगले सदन में चला जाता है। मान लीजिए लोकसभा में एक कोई बिल आया, वो उस पर मतदान हो गया, विचार विमर्श हो गया, फिर वो चला जाता है दूसरे सदन में, फिर मान लीजिए वो चला गया राज्यसभा में, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होता है, इसमें भी सेम विचार विमर्श होते हैं। फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास, जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास से जाता है। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे वर्तमान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। जैसा मैंने बताया था, जो राष्ट्रपति जब एक बार उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है तो वो विधेयक नहीं रह जाता, फिर वो कानून बन जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिएगा, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। एक बार समझ आ गया तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब यह संसद के कार्य क्या होते हैं। जो पार्लियामेंट होती है उसके क्या क्या काम होते हैं। कानून बनाना, कानून को स्वीकृत करना मतलब कानून लागू करना, और कार्यपालिका को नियंत्रित करना। कार्यपालिका हमारा अगला अध्याय है, उसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे। कार्यपालिका मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। कार्यपालिका क्या होती है, जैसे जो विधायिका होती है ना, वो कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है, लेकिन जो कार्यपालिका होती है वो उस कानून को लागू करती है। ठीक है। और वित्तीय कार्य है कि टैक्स कितना आया, कहाँ से आया, ये सब संसद देखती है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच उपलब्ध करवाना, आप देखते हैं, आपने टीवी में कभी डिबेट देखी होगी कि जो भी कोई बिल आता है तो उस पर बहसबाजी होती है संसद में बैठकर। और संविधान संशोधन, ये भी संविधान में कुछ बदलाव करना है तो वो भी संसद के हाथ में होता है। निर्वाचन करना, किसका निर्वाचन करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। निर्वाचन और चुनाव एक ही चीज़ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हम थोड़ी करते हैं, वो तो संसद ही करती है। और न्यायिक कार्य मतलब जो कोर्ट से रिलेटेड होते हैं कि कौन सा जज हमें हटाना है, कौन सा लाना है, ये काम भी संसद का होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। आइए पढ़ते हैं। बहस और चर्चा, कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव, ये चारों हैं हथियार संसद के जो वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए करती है। आइए हम एक एक करके सब को डिस्कस करते हैं। बहस और चर्चा क्या, बहस और चर्चा हम पढ़ते हैं। संसद में बहस, वाद विवाद, विधेयकों पर परिचर्चा होती है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी आ जाता है बिल, विधेयक आ जाता है तो हम वो नेता लोग क्या करते हैं, मंत्री लोग टेबल कूटते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, अभद्र टिप्पणियाँ देते हैं एक दूसरे को। ये सब उस बिल के लिए होता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि जो भी विधेयक आया है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट पता चल जाते हैं। और सामान्य वाद विवाद के समय विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। जो नॉर्मल वाद विवाद होते हैं उस पर विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। प्रश्नकाल और शून्यकाल, प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है। प्रश्नकाल मैं बताता हूँ। मान लीजिए संसद में कोई बहस चल रही है किसी बिल को लेकर, तो फिर कोई भी नेता किसी मंत्री से उसके बारे में प्रश्न पूछेगा तो उस मंत्री को उस प्रश्न से संबंधित जवाब देने ही पड़ेंगे। ठीक है। और शून्यकाल भी इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ पक्का नहीं होता कि उससे संबंधित जवाब दिए जाएं या ना दिए जाएं। इसमें सामान्य जनता के हित के मुद्दे के सवाल उठाए जाते हैं। सामान्य जनता के हित के मुद्दे मतलब जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कालाबाजारी,
ये मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं। और अगला है हमारा कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करना संसद का अधिकार है। विधायिका में जिसे बहुमत होता है उसे स्वीकृति मिलना आसान है। अब मान लीजिए प्रेजेंट में हमारी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, और वो पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट है, उसके पास ज़्यादा बहुमत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हर चीज़ आसानी से कर ले, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक स्टोरी टाइप है ये। 1989 तक एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला। वो कौन सी पार्टी थी? वो कांग्रेस पार्टी थी। 1989 तक पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनाती थी, बिना किसी और पार्टी की सहायता से। 1989 के बाद अधिकतर गठबंधन की सरकारें आने लगी। फिर 1989 के बाद क्या हुआ? पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं आती थी, वो गठबंधन की सरकारें आती थी। जैसे वीपी सिंह जी की देख लीजिए, देवगौड़ा जी की देख लीजिए, आप इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार देख लीजिए। ये सारी कौन सी सरकार थी? ये गठबंधन वाली सरकार थी, जो अदर पार्टी के साथ अपना अलायंस जोड़ती है और करती है, सरकार बनाती है। कांग्रेस का हम गठबंधन देख लें तो यूपीए गठबंधन है। बीजेपी का जो है वो एनडीए गठबंधन है। तो यही है। अगर अब मान लीजिए, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। कोई बिल आया इस वक्त संसद में, उस पर विचार विमर्श होगा। तो जिस सदन के पास सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, लोकसभा वाला सदन है, उस कानून को स्वीकृति मिल जाएगी। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, उसके पास ज़्यादा बहुमत है, तो फिर उसके कानून को तो स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये काम भी संसद का होता है। ये हमारा वित्तीय बजट। वित्तीय बजट ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने रटने वाली बात नहीं है। सरकार बजट पास करती है, बजट बनाती है और प्रस्तुत करती है, बस बहुत आसान था। और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विपक्षी दल अपना अविश्वास प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए किसी नेता पर उनको उसके काम के प्रति वो खुश नहीं है, उनको लगता है कि ये आगे गलत साबित हो सकता है, तो ऐसे में वो अविश्वास प्रस्तुत करते हैं। एक बार ये पारित हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। बहुमत वाली सरकार में मुमकिन नहीं है बहुमत, क्योंकि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जो गठबंधन वाली सरकार होती है उसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार क्या होती है? एक्स पार्टी है, इसकी अपनी विचारधारा है, वाई पार्टी है, इसकी अपनी विचारधारा है। तो फिर ये आपस में ये किसी लाभ से तो इन्होंने सरकार बनाई होगी, इनकी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन सरकार इन्होंने किसी लाभ से, किसी अपने फ़ायदे के लिए बनाई होगी। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और सरकार भंग हो जाती है। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक, संसदीय समितियाँ। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। विधायी कार्यों के मूल्यांकन तथा देख रेख करती है। मतलब जो बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है, वो सबसे पहले संसद में नहीं आता, वो संसदीय समितियों में आता है। वहाँ पर उनका मूल्यांकन होता है, देखा जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उसकी देख रेख होती है। विधायक पर गहन विचार होता है, उस पर वहाँ भी विचार विमर्श होता है, उसके बाद वो संसद में जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे संसद का टाइम बचता है। कोई भी विधेयक जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता है, ये संसदीय समिति का एक फ़ायदा है। इसमें कोई भी विधेयक होता है वो जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता है, एकदम सब्र से, पेशेंस के साथ वो पास होता है। और संसद का कार्यभार कम हो जाता है। जो संसद पे जो कार्यभार होता है ना, वो कम हो जाता है। संसद को सुझाव भी मिल जाते हैं कि उन्हें इस विधेयक के संबंध में क्या क्या करना है। तो ये होती है संसदीय समितियों के कार्य और ये उनका फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सवाल पूछिए, और अगर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने न्यू कोर्स चालू किया है जैसा कि आपको पता है, और हम ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।